नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की जो संविधान की जो वीडियो हैं वो हम लोग लगातार दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब उसका एक मतलब ये होता है कि आज जो हमें संविधान दिख रहा है वो कितने सारे जो ब्रिटिशर्स लोगों ने जो एक्ट उस समय लाए थे उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला के जो है और किस तरीके से उनका विकास हुआ और कैसे आज वो संविधान हमें दिखता है, हम उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक्ट से दोस्तों क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन आपके एक्ट से आ जाते हैं संविधान से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो दोस्तों, पहला एक्ट जो हम देखते हैं वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए इसमें रेगुलेटिंग लगा हुआ है। रेगुलेटिंग का मतलब ये होता है, ये पहला एक्ट ऐसा था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी उसको थोड़ा थोड़ा रेगुलेट करना शुरू करा, मतलब उसके थोड़े थोड़े लगाम कसनी शुरू कर दी। ऐसा आप एक हिंदी में शुद्ध भाषा में समझ सकते हैं कि इस एक्ट से धीरे धीरे, उससे पहले छूट थी उन लोगों को, वो कुछ भी करते रहे, सब कोई कुछ भी करते रहे। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उनको जो है वो इतना इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे देखा गया कि जो इंडिया जो है वो सबसे बड़ा ब्रिटिश का एक जो है वो उपनिवेश है और कॉलोनी है एक, और दूसरा इंडिया सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देता है, इंडिया सबसे ज़्यादा उनका जो आपका जो सामान वहाँ बनाते थे तो वो भी यहाँ खपत ज़्यादा होता है। इस वजह से इंडियन ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने इसमें जो है इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अब क्या है इसमें, इस एक्ट से ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित करना शुरू कर दिया। मैं बता चुका हूँ आपको कि उन्होंने जो है नियमित करना शुरू कर दिया था। इस एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब ये था कि प्रशासनिक मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता था, यहाँ जो कानून और इन सब की जो आपका मतलब एक तरीके से जो कानून के थ्रू जो जितनी भी चीज़ें चलती थी आपका, वो सबके सब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो है वो भी आपका उन्होंने मान्यता दे दी। और राजनीतिक चीज़ें जो पॉलिटिकल चीज़ें थी कि किसी जगह को कैप्चर करना, किसी दूसरे देश, किसी दूसरे राज्य से संबंध या फिर किसी दूसरे देश में लड़ाई करना, वो सारी की सारी चीज़ें जो है इनको मान्यता मिल गई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ऐसे समझ लीजिए कि बंगाल का गवर्नर जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया और उसकी मदद के लिए 4 लोगों को और लगा दिया गया। वो 4 सदस्यीय परिषद कहलाई गई। और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। आगे चलते हैं। आगे है मद्रास, मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। कहने का मतलब यह है कि अब जो है जो आपके मद्रास और मुंबई के गवर्नर जो होते थे उनके पास उतनी पावर नहीं रह गई जितनी की पहले थी। पहले मद्रास, मुंबई और बंगाल के गवर्नर तीनों सेम प्लेट पे थे, मतलब सेम उस पे। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया और उसके अंदर जो है बंगाल के गवर्नर, मुंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नरों को आपका ला दिया गया। 1774 में बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई थी उस टाइम पे। उसके बाद है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा होता था कि ये इसलिए करा गया क्योंकि कंपनी जो थी उसके जो व्यापारी थे उनको निजी व्यापार करने की भी अनुमति थी कि वो अपने पर्सनल लेवल पे भी व्यापार कर सकते हैं, उपहार ले सकते हैं, रिश्वत ले सकते हैं। और उससे हुआ क्या, उससे पूरी कंपनी को नुकसान होता था, लेकिन जो एक कर्मचारी होता था वो मालामाल हो जाता था, वो अपने मजे काटता था जाके वहाँ पे वहाँ ब्रिटेन में। तो कंपनी ने देखा यार हमें तो नुकसान हो रहा है, एज अ होल कंपनी को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके कर्मचारी जो हैं यार वो तो बहुत ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं, तो इसलिए ये प्रतिबंध लगाया गया। फिर एक कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। मतलब कंपनी की जो राजस्व जितनी भी रेवेन्यू से संबंधित जो भी आपकी रेवेन्यू, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी जो थी वो ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। भाई ये एक्ट आपका इसलिए बनाया था कि रेगुलेट करे, तो उसमें एंड में इन्होंने कह दिया कि जो रेवेन्यू कितना होता है आपका, नागरिक मतलब नागरिकों के साथ कैसा संबंध है आपका, और सैन्य मामले आप क्या क्या कर रहे हो, कितने वो कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप कहाँ हमला कर रहे हो, किस तरीके से आप कैप्चर कर रहे हो, सारी चीज़ें जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को आपको सूचित करना जरूरी कर दिया। उसके बाद था, देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग जब इसको पूरा मैं बता दूंगा तो आप लोग ये कहेंगे कि इसमें तो बहुत सारे एक्ट नहीं है। देखिए
पॉलिटी के लिए, संविधान के लिए जो एक्ट जरूरी है, मैंने इसमें वही कवर करे हैं। सारे के सारे एक्ट जो हैं वो सारे मैं कवर करूंगा, और इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड होंगी हर एक्ट में, वो मैं करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री में। एक जो पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे एक्ट में कवर कर लूंगा। इसमें सिर्फ वही एक्ट हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने में उसमें जरूरी थे। 1784 का पिट्स एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या हुआ, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। वाणिज्यिक मतलब व्यापार से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित जो काम होते थे उनको आपका अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया, भाई पॉलिटिकल काम अलग हो गया, अब भाई व्यापारिक और मार्केटिंग वाले काम अलग हो गए। निदेशक मंडल को व्यापारिक मामलों की अनुमति दी गई, मतलब निदेशक मतलब आपका जो डायरेक्टर्स होते थे उसको जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी चलाते थे, ठीक है, कंपनी जो चलाते थे उनको कहा गया कि आप अभी आज से अब आप क्या करोगे, अब आप सिर्फ व्यापार और मार्केटिंग देखोगे, अपना सामान बेचो, सामान अपना ले जाओ, उससे ऊपर आपको कोई अनुमति नहीं है। और राजनीतिक मामलों को, राजनीतिक जो मामले होते थे कि भाई रियासतों के साथ क्या किया जाए, दूसरे देशों के साथ क्या किया जाए, कैसे यहाँ पर और कंट्रोल करा जाए, उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक बोर्ड को एक अलग जो है निकाय बना दिया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे डुअल गवर्नमेंट चलने लग गई, मतलब द्वैध शासन चलने लगे। जैसे मतलब एक बोर्ड आपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, वो आपके मार्केटिंग देख रहे हैं, व्यापार देख रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा है, वो आपका पॉलिटिकल मामले देख रहा है। तो एक डुअल गवर्नमेंट टाइप की बन गई ना यहाँ। नियंत्रण बोर्ड को अधिकार था कि वह नागरिक, सैन्य, राजस्व मामलों का अधीक्षण करे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों के लिए जो बनाया गया था, उनकी देखरेख के लिए बनाया गया था, तो उसको अधिकार दे दिया गया कि आप नागरिक, सैन्य, राजस्व मामलों का अधीक्षण, मतलब अधीक्षण का मतलब होता है उनको आप देख सकते हो, ठीक है। पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि किस एक्ट में ब्रिटिश जो है ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का जो है को कहा गया। भारत का जो क्षेत्र जो कैप्चर था अंग्रेजों के कंट्रोल में, उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का क्षेत्र, मतलब ब्रिटिश कंट्रोल्ड जो एरिया था वो कहा जाने लगा। वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कहा गया कि भारत में कंपनी के कार्य जो भी वो कार्य करती थी और इसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया। आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद आया 1813 का एक्ट। 1813 के एक्ट में क्या हुआ, चीन और चाय, चीन से व्यापार और चाय का जो व्यापार होता था वो उसका एकाधिकार सिर्फ कंपनी के पास रहा। अदरवाइज ब्रिटेन की सारी कंपनियां, सारी की सारी कंपनियां जो हैं वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए खुली छूट दे दी गई। पहले क्या होता था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अनुमति थी, उसका एकाधिकार था। एकाधिकार मतलब सिर्फ वही कंपनी भारत के साथ आपका व्यापार कर सकती थी। लेकिन 1813 के एक्ट में क्या हुआ कि चीन से व्यापार और चाय का व्यापार को छोड़कर सारे के सारे कंपनियों को अनुमति दे दी गई कि आप जो है भारत के साथ आप व्यापार कर सकते हो। 1813 का एक्ट जो है वो मैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आपका कवर कराऊंगा, यहाँ पर उस एक्ट की कोई जरूरत नहीं है। फिर आता है 1833 का एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ, केंद्रीकरण आपका चरम पर पहुंच गया, मतलब सेंट्रलाइजेशन जो था आपका बिल्कुल पीक पे पहुंच गया। अब कैसे पहुंच गया, अब इसको सुनिए। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले क्या हुआ था कि बंगाल का गवर्नर जो था उसके अंडर मुंबई और मद्रास के आ गए, लेकिन तब भी मुंबई और मद्रास वालों को थोड़ी थोड़ी छूट दे दी जाती थी। अब क्या किया गया, अब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, ठीक है। और सभी सैन्य नागरिक शक्तियां गवर्नर में निहित हो गई। पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर की विधायिका संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया गया, मतलब जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे जो वहां के लिए लोकल कानून बनाते थे, उनको भी वंचित कर दिया गया उनसे कि भाई अब आप कानून नहीं बनाओगे, अब जो करेगा वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही करेगा, आपके पास कोई पावर नहीं है, आप सिर्फ चुपचाप बैठे रहो। फिर क्या था, कंपनी के शक्तियों से वंचित कर दिया गया। कंपनी को जो था वो जैसे 1813 के एक्ट में क्या हुआ था कि चीन और चाय के से जो व्यापार था उसका एक अधिकार था। लेकिन 1833 के एक्ट में क्या हुआ कि पूरी तरीके से जो है भारत के दरवाजे दूसरी कंपनियों के लिए खोल दिए गए और कंपनी से कहा गया कि आप जो है व्यापार नहीं करोगे,
अब आप मात्र एक प्रशासनिक निकाय बन गए हो, मतलब यहाँ चुपचाप अपना पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करिए, यहाँ पे आइए, भारतीयों को रूल करिए, यहाँ पर जो तुम्हें गंद मचानी है वो मचाइए, आप अब व्यापार नहीं करोगे। ठीक है। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू कर दिया गया। मतलब उस समय 1833 के एक्ट में क्या हुआ कि भाई सिविल सर्विसेज के जो चयन थे उनके लिए खुली प्रतियोगिता, मतलब उसमें इंडियंस भी भाग ले सकते हैं, वो करा गया। लेकिन डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने विरोध करा और इसके कारण इसको वापस ले लिया गया। फिर आता था आपका 1853 का एक्ट। ये 1857 की क्रांति से पहले का लास्ट एक्ट है। इसमें क्या हुआ, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया और परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहले गवर्नर जनरल का क्या था कि भाई वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी खुद करता था और कानून भी खुद बनाता था। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कानून भी खुद बनाता था और कानून का अनुपालन भी खुद ही करवाता था। अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद जो थी उसमें 6 बंदे नए जोड़ दिए गए, 6 पार्षद नए जोड़ दिए गए। उनसे कहा गया कि आप कानून बनाओ और बाकी जो है वो प्रशासनिक कार्य देखेंगे। ठीक है। उसके बाद था यह परिषद संसद की तरह काम करने लगी। संसद मतलब कानून बनाता है, तो 6 लोग जो जोड़े गए उनसे कहा गया कि भाई अब आप जो है कानून बनाना है, थोड़ा जो है कानून बनाना भी देख लीजिए, और बाकी जो है हम लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है वो देखेंगे। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करी गई। मतलब अब ओपन हो गया है, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात नहीं मानी गई, अब ओपन हो गया। अब भाई इंडियंस भी लड़ सकते हैं, कहीं भी लड़ सकते, कोई भी लड़ सकता है। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब जो लोकल जो लोग होते थे, ठीक है, लेकिन वो रजवाड़े होते थे, लेकिन उनको भी अब जो है केंद्रीय विधान परिषद में जो गवर्नर के अंडर कंट्रोल रहती थी, उसमें लोकल लोगों को, पहले क्या था सब ब्रिटिशर्स रहते थे, अब वहां पर धीरे धीरे लोकल जो रजवाड़े जो बड़े बड़े लोग थे उनको भी अनुमति दे दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव जो होता था वो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से किया जाता था। जो मैंने अभी बताया ना ऊपर कि 6 लोग जोड़े गए थे जो कि विधायी कार्य देखते थे। आगे बढ़ते हैं। फिर आया आपका 1858 का एक्ट। ये 1857 की क्रांति के बाद एक्ट आया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट हो गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति में अगर रजवाड़े आपका ब्रिटिशर्स लोगों का साथ नहीं देते, बड़े बड़े जमींदार अगर ब्रिटिशर्स लोगों का साथ नहीं देते, तो पैर उखड़ चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ये मैंने आपकी जो है मॉडर्न हिस्ट्री की जो 1857 की क्रांति की जो मैंने वीडियो डाली है उसमें आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी मैं प्लेलिस्ट धीरे धीरे बना रहा हूँ, आप देखते रहिए। यूपीएसआई और यूपी स्टेट के सारे एग्जामों में ये रामबाण है। मैंने बहुत 2-3 बुक्स से ये बिल्कुल क्रक्स करके निकाल दिया है। आप बुक पढ़ लीजिए या इस वीडियो को पढ़ लीजिए, बात बराबर है। उसके बाद 1858 के एक्ट में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और सारी शक्तियां ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दी गई। अब मतलब पूरा कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया गया कि अब आप देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट देखेगी, जो भी चीज चलेगी अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाएगी भारत के लिए। भारत का शासन सीधे महारानी के अधीन चले गए। मतलब अब जो भी शासन होना था वो महारानी के नाम पर ही होना था, महारानी के नाम पर ही सारा शासन होना था। और महारानी किसके कंट्रोल, महारानी जो है वो किसकी, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि अगर प्रधानमंत्री की कैबिनेट या फिर संसद से पास हुआ कोई भी कानून अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो एक बार को छोड़कर दूसरी बार राष्ट्रपति को बात मानने के लिए बाध्य है, वो ऐसी महारानी का सीन था वहां। तो महारानी के कंट्रोल का मतलब ब्रिटिश सरकार उसको कंट्रोल कर रही थी अब इंडिया को। अब क्या था, गवर्नर जनरल को अब वॉयसराय कहा जाने लगा। वो क्यों, क्योंकि गवर्नर जनरल जो था वो रानी का एक दूत के रूप में काम कर रहा था। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वायसराय थे। इस अधिनियम से नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर द्वैध शासन, जो डुअल गवर्नमेंट का जो एक प्रॉब्लम चल रहा था वो भी खत्म हो गया। अब जब ये दोनों खत्म हो गए तो फिर कैसे काम करे भाई, महारानी तो सीधे काम करेगी नहीं, पार्लियामेंट तो सीधे काम नहीं करेगी। इंडिया का ही शासन थोड़ी ना काम करवाने के लिए पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ तो बॉडी बनाई जाएगी ना। फिर क्या हुआ, भारत प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण एक भारत सचिव को दे दिया गया। भारत सचिव को दे दिया और यह सचिव जो था, यह जो आदमी था, यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, उत्तरदायी मतलब अकाउंटेबल था पूरी, उसको जो भी चीज अगर इंडिया में हो रही है उसको पार्लियामेंट के सामने बताना पड़ता था कि भाई ये चीजें हो रही है, हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है। भारत की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया
और परिषद का मुखिया भारत सचिव को बनाया गया। मैंने कहा कि पहले एक भारत सचिव को बनाया गया, उसकी मदद वो क्या करता था, वो पूरी इंडिया का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, सैन्य जितनी भी चीजें थी वो सब देखता था, और उसकी उसकी मदद के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई। और गवर्नर वायसराय जो होता था वो भारत सचिव के अंडर आता था। वायसराय के द्वारा किया गया कोई भी काम जो है भारत सचिव को बताना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। 1861 का एक्ट, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों की शुरुआत करी गई। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को सम्मिलित किया जाने लग गया। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। मतलब जो आपके नॉन गवर्नमेंट जो लोग थे, गैर सरकारी सदस्य जो थे, उनके रूप में गवर्नर जनरल को ये अधिकार हो गया कि आप जो है कुछ लोगों को गैर सदस्य रूप में आप ले सकते हो अपनी परिषद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस अधिनियम से मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां वापस की गई। जैसे मैंने आपको बताया 1833 के एक्ट में क्या हुआ था, सेंट्रलाइजेशन हो गया था पूरा। मतलब बंगाल और मुंबई के जो गवर्नर थे उनको कोई पावर नहीं रह गई थी, और जितने कानून बनाने की पावर थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास आ गई थी, या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई थी। अब क्या हुआ, उनको भाई वापस कर दी गई। तो इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब में 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का गठन किया गया, मतलब वहां पर भी विधायिका बना दी गई। इस अधिनियम से विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई और विभाग का अध्यक्ष परिषद का एक सदस्य होता था। विभागीय प्रणाली का मतलब होता है जैसे आजकल डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, इसकी शुरुआत 1861 के एक्ट से हुई थी, और वहां पर एक मंत्री को बिठा दिया जाता था कि भाई अब आप देख लीजिए, जैसे हमारे मंत्रालय होते हैं इस तरीके से समझ लीजिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग एक विभाग बना दी गया और उन पर एक मंत्री बिठा दिया गया, जो कि गवर्नर जनरल की वो वायसराय की विधान परिषद का सदस्य होता था। आपातकाल में बिना अनुमति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसकी अवधि 6 महीने रहती थी। मतलब आपातकाल कुछ भी ऐसी चीज आ गई, वो ऐसी आपातकालीन अगर प्रॉब्लम आ गई है तो गवर्नर जनरल या वायसराय कोई अधिकार था कि वो परिषद को ना बताए और सीधे आपका अध्यादेश जारी करना शुरू कर सकता। अध्यादेश के लिए मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, अभी इतना समझ लीजिए। अध्यादेश का मतलब होता है कि जब आपका पार्लियामेंट नहीं बैठी हो और ऐसी स्थिति आ गई हो तो उस समय कानून के बराबर अध्यादेश की एक वो आपकी पावर होती है, वो वही कुछ भी काम कराने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। उसकी सारी की सारी पावर जो होती है वो कैबिनेट के पास होती है। लेकिन इसमें कह रहा है कि कैबिनेट से बिना पूछे, परिषद से बिना पूछे, और आपका गवर्नर जनरल या फिर वायसराय जो होता था वो आपका अध्यादेश जारी कर सकता था। 1892 का एक्ट क्या कहता है, केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। देखिए, गवर्नर केंद्रीय और प्रांतीय परिषद जो होती थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन अभी भी जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों के पास था। सदस्यों को बजट पर बहस करने, कार्यपालिका में प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति दी गई। पहले बजट पर बहस भी नहीं हो सकती थी, अब क्या हुआ, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने और बजट पर बहस करने की अनुमति दे दी गई। इसमें वायसराय प्रांतीय गवर्नर को गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन की शक्ति दी गई। मतलब इसमें वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन की अनुमति की शक्ति दी गई कि भाई आप जो है वो गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकते हो, मतलब बिना चुनाव के भी एंट्री करा सकते हो। गैर सरकारी सदस्यों के लिए सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव की व्यवस्था की गई। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया थी। मतलब एक तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की भी व्यवस्था धीरे धीरे की जाने लग गई कि भाई आप परिषद में आ सकते हो, लेकिन आपको एक बॉडी जो होगी उसके जो परिषद के नीचे जो आपकी लोकल बॉडीज जो होती हैं उनसे आपको आना पड़ेगा। मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं पड़ सकता, से बंदा एंट्री नहीं करेगा उसमें। जो आपका जो नामांकन होना था वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होना था, उसको कोई लोकल बॉडीज जो होती थी और उनमें भी बोलबाला ब्रिटिशर्स का होता था, इसलिए कोई भी ईमानदार आदमी या फिर कोई क्रांतिकारी या फिर कोई जो राष्ट्रवादी आदमी था वो नहीं पहुंच पाता था। 1909 का एक्ट, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय भारत सचिव लॉर्ड मार्ले थे और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषदों में संख्या 16 से 60 कर दी गई। भाई सिंपल सी बात है, केंद्रीय प्रांतीय विधान उनका आकार बढ़ा दिया गया क्योंकि वर्कलोड भी ज्यादा हो गया और अभी इंडियंस को दिखाना था, देखिए हम कुछ कर रहे हैं, हम धीरे धीरे आपको पावर दे रहे हैं। केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत था।
लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत की अनुमति दी गई। ठीक है, कि केंद्रीय जो परिषद होती थी, जो वायसराय के अंडर होती थी, उसमें तो अभी सरकारी जो सदस्य होते थे उनका बहुमत था, लेकिन प्रांतीय जो स्टेट की जो असेंबलीज थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों को भी गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो गया। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, गैर सरकारी सदस्य जो है इनडायरेक्टली वे में चुन के ब्रिटिश लोगों से ही आते थे। परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे, कि मतलब काउंटर क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। वो वायसराय की कार्यप्रणाली परिषद के प्रथम सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, जो विधि सदस्य बनाए गए। भाई जो वायसराय की जो कार्यकारिणी मतलब जो एग्जीक्यूटिव जो परिषद थी, उसके पहले इंडियन सदस्य जो थे वो सत्येंद्र नाथ सिन्हा, जो कि विधि का मामला संभालते थे। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि मुसलमानों को अलग आपका पृथक निर्वाचन के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब किसी एरिया में अगर मुसलमान खड़ा होता है, तो उसको उस एरिया के मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं। ऐसे इस तरीके से जो है एक 1909 के एक्ट में ये चीज रखी गई। इस प्रावधान के कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक के रूप में जाना जाने लगा। 1919 का एक्ट, अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत को उत्तरदायी सरकार देना, जो कि बिल्कुल बकवास, झूठ, कुछ नहीं देते थे। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया। केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया, क्योंकि जैसा होता था ना, विषय कुछ ऐसे विषय होते थे, मतलब सब्जेक्ट्स होते थे, उनको क्या करा गया, अब दो टुकड़ों में बांट दिया गया कि केंद्रीय विषय अलग और प्रांतीय विषय अलग। मतलब केंद्रीय विषयों में केंद्र की वायसराय जो थे और केंद्र की जो विधायिका थी वो कानून बना सकती थी, और प्रांतीय विषयों पर प्रांत की जो विधायिका होती थी वो आपका कानून बना सकती थी। उसके बाद था प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित कर दिया गया। जो प्रांतीय विषय थे, जो स्टेट को जो विषय दिए गए थे, उनको फिर दो भागों में विभाजित कर दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। अभी हस्तांतरित और आरक्षित क्या है? हस्तांतरित विषय वो थे, इन विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और उसकी सहायता के लिए मंत्री होते थे, जो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी होते थे। मतलब हस्तांतरित विषय में जो सब्जेक्ट होता था, जिसके ऊपर कानून बनता था, वो क्या था, गवर्नर और उसकी जो परिषद होती थी, परिषद में से कुछ मंत्री होते थे जो गवर्नर की मदद करते थे। और हस्तांतरित विषय पर अगर कानून बनाया जाता था वो जो मंत्री होते थे वो पूरी की पूरी तरीके से अकाउंटेबल थे, जो राज्य की विधानसभा थी उसके ऊपर अकाउंटेबल थे। लेकिन आरक्षित विषय ऐसे विषय होते थे कि गवर्नर जनरल की परिषद जो होती थी वो आपका राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, उन विषयों पर वो कुछ भी कानून बना सकते थे। शासन की इस व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। इस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई। मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन डाल सकते थे। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। अब जो है वायसराय के अंडर जो विधान परिषद रहती थी उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाने लग गया। वायसराय की कार्यकारिणी में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना जरूरी था। जो वहां पर जो एग्जीक्यूटिव जो क्लास होती थी, जो एग्जीक्यूटिव काम करती थी जितने भी, उनमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना जरूरी था। सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए भी अलग पृथक निर्वाचन सिद्धांत की विस्तारित की गई। जो मैंने बताया था 1900 में मुस्लिमों के साथ जो उन्होंने किया था कि अगर कोई किसी क्षेत्र से मुस्लिम अगर चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उस क्षेत्र में मुस्लिम ही उसको वोट डाल सकते थे। तो इन्होंने क्या करा, 1919 के एक्ट में उसको थोड़ा और बढ़ा दिया। इस कानून ने संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दे दिया कि अगर आपकी शिक्षा ज्यादा है तो आपको वोट डाल सकते हो, कर ज्यादा दे रहे हो, संपत्ति जो भी पैमाने होते थे तो उनको जो है वोट का अधिकार दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्यों को अपना बजट खुद बनाने का अधिकार दे दिया गया। पहले राज्यों का बजट भी जो था वो केंद्रीय आपका विधान परिषद के ऊपर डिपेंडेंट करता। एक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्षों के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। मतलब 1919 के एक्ट में एक आ गया कि एक जो हम आयोग गठन कर रहे हैं जो 10 साल बाद जो है एक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उसमें यह बताएगा 1919 के एक्ट में क्या क्या खामियां हैं जिसके बाद हम और सुधार कर सकें। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 1935 का एक्ट ऑफ 1935। ये एक्ट इसलिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो हूबहू 1935 के एक्ट से ले लिए गए हैं।
यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी दायित्व सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल, ऐसा हुआ था कि एक अखिल भारतीय संघ बनाने की स्थापना की जो है उन्होंने एक उसमें पॉइंट डाला कि अब जो है 1935 के एक्ट से हम क्या करते हैं कि एक अखिल भारतीय संघ बनाते हैं, ऑल इंडिया जो है एक पूरा बनाते हैं, और उसमें क्या करेंगे, उसमें स्टेट जो ब्रिटिश कंट्रोल थे और रियासतों को भी उसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, तो शुरू शुरू में सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन उसमें एक पॉइंट ये डाला गया कि ये संघ कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक आ गया था कि जो देसी रियासतें थी उनको वो जुड़ भी सकते, नहीं भी जुड़ सकते। तो भाई अखंड भारत की कोई संकल्पना नहीं की जा सकती। जो क्रांतिकारी और जो आपके राष्ट्रवादी थे वो क्या चाहते थे, पूरा भारत मिले हमें। लेकिन यहाँ क्या कहा गया, यहाँ कहा गया रियासतें आना चाहे तो आ जाए, नहीं आना चाहे नहीं आ जाए। तो रियासतों में से कौन आएगा भाई, अपना राजगद्दी छोड़ के कौन आएगा? तो इसलिए अस्तित्व में नहीं आई। 3 सूचियों में शक्तियों का बंटवारा किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में संघ जो है कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, और संवर्ती सूची में दोनों ही आपके संघ और राज्य कोई दोनों आपका जो है कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां होती हैं जो संघ, राज्य और संवर्ती सूची में नहीं आती, जो बच जाती हैं वो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। वायसराय उस पर कानून बना सकता है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्त कर दी गई, जैसे हस्तांतरित और आरक्षित में मैंने पिछले वाले एक्ट में बताया था, वो समाप्त कर दिया गया। और प्रांतीय स्वायत्ता मतलब प्रांतीय इंडिपेंडेंट हो गए, वो स्वायत्ता की शुरुआत कर दी गई। गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना जरूरी था। जो गवर्नर होता था उसको राज्य की विधान परिषद के लिए उत्तरदायी जो मंत्री होते थे उनकी सलाह पर ही काम कर सकता था। अब उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी कि वो खुद कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसने केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। अब क्या हुआ, वो जो द्वैध शासन जो मैंने हस्तांतरित और आरक्षित वाला था, अब उन्होंने प्रांत में खत्म कर दिया, अब उन्होंने केंद्र में लगा दिया। इसमें केंद्रीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित कर दिया गया। मैंने आपको बता दिया कि हस्तांतरित और आरक्षित विषय कौन से होते थे। इसने 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की आपकी शुरुआत करी गई। जैसे द्विसदनीय व्यवस्था अभी होती है कि राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, इन दोनों इनकी शुरुआत करी गई। इस अधिनियम में दलित महिलाओं और मजदूरों को अलग निर्वाचन देने की व्यवस्था करी गई, जैसे 1909 में मुस्लिमों के साथ की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय व संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो आज सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। 1947 का एक्ट लास्ट एक्ट था। इस अधिनियम से ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया। भारत का विभाजन 2 डोमिनियन में कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। इस अधिनियम ने भारतीय सचिव का पद जो है समाप्त कर दिया। भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश संप्रभुता, जो मैंने पिछली अपनी वीडियो में बता चुका हूं, को समाप्त कर दिया गया। संप्रभुता मतलब होता है कि अब ब्रिटिशर्स जो है वो भारत पे कोई भी कानून नहीं लागू कर सकते, उनका कुछ भी नहीं चलेगा। अब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो चुका है, वो खुद के कानून बनाएगा, किसी के ऊपर अंडर कंट्रोल नहीं रहेगा वो। तो दोस्तों ये वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो हमारी जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसको जाके बार बार देखिए। यूपीएसआई का, या किसी भी आपका स्टेट में कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका ये सारे के सारे वीडियोस आपके बहुत काम आएंगे। आप समझ लीजिए कि इसमें कई बुक्स का निचोड़ है, और अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको बार बार देखिए, बार बार पढ़िए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। थैंक यू।